आर्य समाज सेक्टर 7 फरीदाबाद की इस सभा में बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य उपस्थित माता सुषमा आर्या जी, इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही माता जी प्रेम जी और उपस्थित सभी माताएं बहनें एवं आर्यभद्र पुरुषों, आज हम सभी 73वें गणतंत्र दिवस पर इस सभा में उपस्थित होकर के देशभक्ति से ओतप्रोत अपनी भावनाओं के साथ में प्रस्तुति देते हुए इस कार्यक्रम को यहां पर हर्ष और उल्लास के साथ में मना रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपनी बात रखना चाहता हूं और रखता हूं, तब सबसे पहले मेरा प्रश्न जो होता है, चाहे वो मैं अपने आप से कर रहा हूं या यहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं के समक्ष रख रहा हूं, तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हम ऐसे अवसरों को प्रतिवर्ष मनाते हैं। कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, पर्व हो, हम प्रतिवर्ष उस उत्सव और पर्व को मनाने के लिए उपस्थित होते हैं, एकत्रित होते हैं और अनेकों प्रकार से उन पर्वों को मनाते हैं। कुछ हमारी परंपरा संस्कृति से जुड़े हुए पर्व हैं जिनके अपने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व हैं, किंतु आज जिस विशेष उत्सव और पर्व पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं वो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। और इस गणतंत्र दिवस, जैसा कि आपको पता है, ये 73वां गणतंत्र दिवस है, तो कोई बहुत लंबा चौड़ा बड़ा इतिहास इस पर्व के पीछे नहीं है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि हम प्रतिवर्ष इस गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? क्या कारण हो सकता है कि हम इस गणतंत्र दिवस को प्रतिवर्ष मनाएं? बहुत सामान्य सी बात है, हम सभी जानते हैं कि इस दिन हमारे देश का अपना संविधान, जिसको हम कहते हैं, वो बनकर के तैयार हुआ और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 से। इससे पूर्व में जो हमारे देश की स्वतंत्रता, जो हमें अंग्रेजों की दास्ता से, गुलामी से मुक्ति हुई, वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। लेकिन आज जब हम इस पर्व पर उपस्थित हैं तो हमें सबसे प्रमुख तौर पर यह आंकलन करना चाहिए कि हम इस पर्व को मना तो रहे हैं, लेकिन इस पर्व के मनाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, युवा पीढ़ी को उस देशभक्ति के साथ में जोड़ने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, बड़े लोगों को जोड़ने के लिए अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं। और इन कार्यक्रमों की क्या ऐसी आवश्यकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में जब मैं विचार करता हूं तो मेरे मन में ये बात आती है कि जैसे आज हमने सुबह दिल्ली में इंडिया गेट पर जो पथ संचलन हमने देखा, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ, बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरों को उसमें दिखाया गया, पुरानी चीजों को भी उस विशाल रैली का भाग बना करके हम सभी पूरे देशवासियों के समक्ष उसको दिखाया जाता है। तो ये सारा जो क्रियाकल्प है, जो पिछले 73 वर्षों से चला आ रहा है, इसके पीछे वास्तव में हम क्या इससे आंकलन रखते हैं? क्या हमारे जीवन में इसका तात्पर्य होना चाहिए? आप देखिए, किसी भी देश की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो उसकी सैन्य ताकत में नहीं है, ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं। उसका भी एक भाग है कि यदि हमारी सेना जो है वो सशक्त है, सक्षम है, तो हम अवश्य ही अपने आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं से लड़ने में सक्षम होंगे, सुदृढ़ होंगे। लेकिन वास्तव में देश की जो शक्तिशाली होने की जो भाव है, जो देश को महान बनाती है, वो भाव सिर्फ उसके सैन्य शक्ति के सुदृढ़ होने में नहीं है। तो फिर हमारा ये भारत देश किस प्रकार से महान है, क्यों महान है, इस पर जरूर चिंतन किया जाना चाहिए। हमारे अंदर जो देशभक्ति के भाव बढ़ते हैं, प्रकट होते हैं, वो सभी सिर्फ इस बात से नहीं जुड़े हुए कि मैं भारत देश का निवासी हूं, मैंने भारत में जन्म लिया है और ये मेरा देश है, अपितु हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, जो हम सदियों से निभाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जीवन में उनको ग्रहण कर करके, और अपने आसपास के लोगों के साथ में जो हमारा सौहार्द है, प्रेम है,
हमारी जो अखंडता है वो इस देश की विशेष विरासत है और थाती है। आप देखिए कि जब हमारे देश के इतिहास के बारे में देखा जाता है, हम सभी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास को पढ़ा भी है और जानते भी हैं। एक बहुत ही प्रतिभाशाली इतिहासकार हुए श्रीमान सत्यकेतु विद्यालंकार जी, इतिहास के गोल्ड मेडलिस्ट हुए और फिर जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया उसी में वो प्रोफेसर हो गए। तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र प्रश्न उपस्थित किया और वो प्रश्न मैं आप सभी के समक्ष भी रखता हूं। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि हमारा भारत देश इतने वर्षों तक, सदियों तक गुलामी झेलता रहा। गुलामी से तात्पर्य सिर्फ अंग्रेजों की दास्ता और अंग्रेजों की गुलामी से नहीं है, उससे पहले भी बहुत लंबे काल तक शायद मुगलों का शासन रहा और भी विभिन्न विदेशी आतताई आतंककारी इस देश पर समय समय पर आक्रमण करते रहे और उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। लेकिन विशेषकर उनका जो मूल मंतव्य था वो यहां से धन संपत्ति को लूट कर ले जाना रहा। तो हमारे देश को इस बात से शायद बहुत लंबे समय तक और बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि उनकी धन संपदा लुटती चली गई। मैं आपको बताऊं कि लगभग 1650 ईस्वी तक भी पूरे विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है उसका लगभग 36% भाग भारत का अपना हुआ करता था। उसमें उतना 36% से भी अधिक योगदान भारतवर्ष का था। और 1950 के उस समय तक बांग्लादेश और पूर्वांचल, जो हमारे अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश हो गया, जो पूर्वांचल का भारत का हिस्सा है, भाग है, वो भी लंदन जैसे आज जिसको हम बहुत ही सुव्यवस्थित और विकसित शहर मानते हैं, उससे कई गुना, उससे भी कई गुना अधिक संपन्न था, सुदृढ़ था, विकसित था। और पूरे भारतवर्ष में वहां से, पूरे भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है वो वहां से लगभग संचालित होती थी और विदेशों में बहुत सारा माल वहां से जाया करता था। लेकिन क्या कारण रहे कि हमने इन सब थातियों को बहुत जल्दी ही खो दिया। आज देखिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें देशभक्ति के भाव को जगाने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए बड़े प्रयास किए जाते हैं। हमें इस बात का आकलन भी करना चाहिए कि हमें इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देशभक्ति के भाव को जगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं, हमारे मनों में ये बात विद्यमान है कि हमारी देशभक्ति जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, कम हो रही है। और आप सभी इस बात को मानेंगे कि जितनी देशभक्ति, देश के प्रति भावना, देश के प्रति उत्कर्ष, देश के प्रति प्राणों का उत्सर्ग करने की जो भावना आज से 50, 60, 70 वर्ष पहले, या फिर जिस समय अंग्रेजों के साथ में पूरा भारतवर्ष एक हुआ और हमने बड़ी ही मेहनत के साथ में, कर्मठता के साथ में, एकजुटता के साथ में संगठित होकर के अंग्रेजों को इस भारत देश से बाहर करने में सफलतम जो हमारा प्रयास रहा वो किया। तो आज ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ गई कि अब हम अपने देश के प्रति उदासीन होते चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक संकोच है, उनके अंदर देश के प्रति प्रत्यक्ष रूप में कुछ करने की भावना जो है वो इतनी सुदृढ़ नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अपने स्वार्थ इस प्रकार के हैं कि वे देश के प्रति करना तो चाहते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसमें योगदान नहीं दे सकते। दूसरे वो उदासीन लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके क्या नैतिक कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वे बिल्कुल ही उदासीन बने रहते हैं। बस अपनी दैनिक दिनचर्या, अपना परिवार, अपने बच्चे, और बस यहीं तक उनका सारा जीवन जो है वो सीमित है। लेकिन इसके अतिरिक्त दो भाग और हैं इस भारतवर्ष में। एक वो है जो देशद्रोह करते हैं। उस देशद्रोह के प्रकार अनेकों हो सकते हैं, लेकिन वो जो संख्या है वो संख्या कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ती जा रही है। और सबसे अंतिम प्रकार के वे लोग हैं
जो वास्तव में अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और ऐसा जज्बा रखने वाले अधिकतम लोग जो है वो सेना में भर्ती होते हैं। आप देखिए, मुझे बहुत सारे अवसरों पर, अनेकों जगहों पर अपनी बात रखने का अवसर मिला, और कुछ ऐसी जगह भी मैं स्कूलों में, विद्यालयों में भी जा पाया, जहां पर जब मैंने अपनी बात रखी और वहां मैं ये प्रश्न पूछता हूं विद्यार्थियों से कि वास्तव में आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, तो बहुत सारे लोग उत्तर देना चाहते हैं लेकिन संकोचवश उत्तर नहीं दे पाते हैं। फिर उनके सामने सीधा प्रश्न छोड़ा जाता है कि बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियर बनकर के काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे हाथ ऊपर हो जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो डॉक्टर बनकर के देश की सेवा करना चाहेंगे, तो भी बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर हो जाते हैं। और भी इस प्रकार के जो कुछ चुनिंदा प्रोफेशन है, उनके लिए अधिकतम लोगों के हाथ ऊपर हो जाते हैं। लेकिन आप कहीं पर भी किसी भी युवा सभा में हो और वहां यदि आप ये प्रश्न सीधे सीधे ऐसे करें कि बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बमुश्किल 2%, 100 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो अपना हाथ ऊंचा करके कहेंगे कि हाँ, मैं अपने देश के लिए, इस देश की सेना में भर्ती होकर के और अपने देश के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने तक के लिए तैयार हूं। मैंने सबसे पहले आपसे ये बात कही कि किसी देश की शक्ति किस बात में निहित है, ये सबसे बड़ा प्रमुख प्रश्न है जो आज हम सभी के अंतःकरण में होना चाहिए, और हमें इस प्रश्न के उत्तर के रूप में, उसके हल के रूप में अपना चिंतन और मनन अवश्य करना चाहिए। किसी भी देश की शक्ति जो है, उसका सामर्थ्य जो है, वो इस बात में है कि उसके देश के लोग, उसके देश के नागरिक जो हैं, वो अपने देश के लिए किस हद तक अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। जिन अंग्रेजों से हमने आजादी प्राप्त की, उस आजादी के बाद हमने अपना संविधान बनाकर के लागू किया, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए भी लोगों ने संगठित होकर के प्रयास किया। उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके और देश को प्रथम रख करके प्रयास किया। तब जाकर के आज हम इस स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता दिवस को और इस गणतंत्र दिवस को मनाने के योग्य हैं, काबिल हैं, और इस देश में स्वतंत्रता की सांस लेने में सक्षम है। किसी भी देश की शक्ति जो है वो इस बात में निहित है, ध्यान दीजिए, इस बात में निहित है कि उस देश का युवा अपने देश के लिए किस हद तक सेक्रीफाई करने को तैयार है, किस हद तक त्याग करने को तैयार है। आप किसी भी सभा में यदि ये प्रश्न उपस्थित करेंगे कि कितने लोग हैं जो वास्तव में कृषि करके अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, 100 में से शायद एक हाथ भी नहीं ऊपर होगा जो ये कहेगा कि हम अपने देश में किसान बनकर के, अन्न उत्पादन करके, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो उत्पादन करके हम देश की सेवा करना चाहते हैं। कुछ चुनिंदा प्रोफेशन को हमने इतना ऊंचा बना दिया, मुश्किल वाले करने कुछ चुनिंदा प्रोफेशन को हमने इतना ऊंचा बना दिया कि हम सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी के आदर्श आइकन बस वही बनकर के रह गए। आप देखिए, इस देश में व्यक्ति फिल्म स्टार बनना चाहता है, इस देश में एक युवा क्रिकेटर बनना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि थोड़े समय में, थोड़े पुरुषार्थ से यश भी मिलेगी, कीर्ति भी मिलेगी और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। लेकिन वास्तव में जो देश की सेवा करने का जो भाव है, जो सेवा करने के वास्तविक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं चाहता है कि मैं उस क्षेत्र में चला जाऊं और देश की सेवा करूं, न ही उस व्यक्ति के परिवारीजन, माता पिता लोग ही उसे प्रेरित करते हैं। आपको ये भाव कहीं कहीं यदि मिलेगा तो आप जब किसी गांव के रोड पर सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे जब निकल जाएंगे, तब आप देखेंगे कि वहां पर कुछ युवा आपको दौड़ते भागते हुए दिखेंगे, जिनके अंदर ये जज्बा होगा कि हाँ, मुझे सेना में भर्ती होकर के अपने देश की सेवा करनी है। और बहुत संभव यह है कि उनमें से भी लगभग 80% लोग वे होते हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई पहले से ही सेना में रहा है। वास्तव में इस निर्णय के लिए भी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए।
आत्मा का बल बड़ा प्रबल होना चाहिए। हम जिस देशभक्ति की बात कर रहे हैं, वो देशभक्ति बिना आत्मबल के प्राप्त नहीं की जा सकती। आप अपने देश के लिए सर्वस्व नहीं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप सर्वस्व न्यौछावर करने की भाव रखते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी आत्मा का बल उत्तम से उत्तम होना चाहिए। तभी आप जो उच्चतम सर्वस्व त्याग का स्तर है उसे छू सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं, जब लोगों ने अपने धन की परवाह नहीं की, उन्होंने पूरा अपना धन जो है वो सर्वस्व न्यौछावर कर दिया किसी एक उद्देश्य के लिए। और उन उद्देश्यों में जो हमारा देश है, जो हमारा राष्ट्र धर्म है, वो अवश्य ही कहीं ना कहीं सर्वोपरि रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास देने के लिए शायद धन नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया, निस्वार्थ होकर के इस समाज की, इस राष्ट्र की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। उनके लिए अपना परिवार, अपने बच्चे इतनी प्राथमिकता पर नहीं थे, उससे अधिक प्राथमिकता उन्होंने देश के लिए दी। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने तन मन के अतिरिक्त अपनी नीति और चातुर्य से भी इस देश की रक्षा करने में संपूर्ण जो अपना पुरुषार्थ है वो लगाया। आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बाद में इस संपूर्ण देश को यदि एकत्रित करने का प्रयास वास्तव में किसी ने किया, तो वो आचार्य चाणक्य ने किया। उन्होंने महाराज चंद्रगुप्त के नेतृत्व में इस अखंड भारत की जो आधारशिला और नींव को मजबूत करते हुए इस देश को वास्तव में अखंड बनाया। लेकिन उसके बाद हमें दूर दूर तक कहीं भी आचार्य चाणक्य के पर्याय के रूप में, उनके स्थापन के रूप में कोई ऐसा नीति कुशल व्यक्ति नहीं दिखता जिसने राज्य को, राष्ट्र को और इसकी अखंडता को, संप्रभुता को सर्वोपरि रखा हो। बहुत महाराजा छत्रपति शिवाजी जरूर एक ऐसे नीतिकार हुए जिन्होंने इस देश को, जो औरंगजेब जैसे दुष्ट और आताताई शासन करने वाले थे, उनसे कड़ा लोहा लिया और उनको उन्हीं की शैली में जवाब देते हुए कई बार, एक बार नहीं कई बार उनको परास्त किया और उनके पूरे मुगल साम्राज्य की नींव तक हिला करके रख दी। वास्तव में ये भाव पैदा करना पड़ता है, व्यक्ति को संस्कारित करना पड़ता है, व्यक्ति को बनाना पड़ता है। जब उसका निर्माण किया जाता है तब उसके अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं। आज देखिए कि हमारी वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में राष्ट्र के प्रति जितनी राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत भावनाएं मैं अपने जीवन काल की देखता हूं। जब मैं प्राथमिक अपनी प्राइमरी स्कूल में था या उसके बाद के समय में था, तो जितना राष्ट्र से संबंधित साहित्य, घटनाएं और जो प्रेरणा देने वाली कहानियां इत्यादि हुआ करती थी, उतनी आज हमारे वर्तमान के शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। आप देखिए, जो मॉर्निंग असेंबली, जिसको प्रार्थना सभा कहते हैं, उस प्रार्थना सभा पर भी इस प्रकार के आक्षेप होने लगे कि यदि राष्ट्रगान वहां पर गाया जाता है तो कुछ एक विशेष संप्रदाय ऐसा है जिसको आपत्ति होती है। वंदे मातरम कहने में उन्हें शर्म का अनुभव होता है कि नहीं, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ऐसे जब नारे इस देश में यदा कदा सुनने को मिलते हैं, तब हमें इस चिंतन पर उतरना चाहिए कि वास्तव में हमारे देश की शक्ति और सामर्थ्य कितनी बढ़ रही है। हमने पिछले 73 सालों में क्या प्राप्त किया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कभी कभी दुख के साथ में यह कहना पड़ता है कि वास्तव में हमारे देश ने पिछले 73 साल में उतना प्राप्त नहीं किया, उससे अधिक हमने अपने शक्ति और सामर्थ्य को खो दिया है। आज आप देखिए, पैमाना मैंने आपको शुरू में ही दे दिया। किसी भी देश की शक्ति और सामर्थ्य उसकी सैन्य शक्ति में नहीं है। उसके पास बड़े बड़े मॉल हो, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, बहुत बड़े चौड़े रोड हो, या अन्य जितने भी प्रकार की हम सुख सुविधाओं से संपन्न देश को मान सकते हैं, जिसको विकसित देश की श्रेणी में हम रखते हैं, वो यदि सारी की सारी संपन्नता यदि हमारे देश में हो, समृद्धता यदि हमारे देश में हो, तब भी हमारा देश समृद्ध हो सकता है, लेकिन शक्तिशाली नहीं कहा जाएगा, महान देश नहीं कहा जाएगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं।
हिटलर की फौजों ने एक छोटा सा देश है हॉलैंड, उसको चारों ओर से घेर लिया। और उस हॉलैंड देश की विशेषता यह है कि वो समुद्र तल से काफी नीचा है। और वो लोग पानी को रोकने के लिए उन्होंने लगभग चारों दिशाओं नहीं कहकर के मैं ये कहूंगा कि कई सारी दिशाओं में उन्होंने उसको बांध जैसा बना करके पानी को रोका हुआ था। और हिटलर की फौजें जो है उन्होंने चारों ओर से हॉलैंड को घेर लिया। छोटा सा देश जिसकी सैन्य शक्ति हिटलर की सेनाओं के सामने टिकने में सक्षम नहीं थी। और हॉलैंड के प्रत्येक नागरिक को पता था कि हमारी हार निश्चित है, सुनिश्चित है, इस हार को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उस देश के लोगों ने यह निर्णय किया कि हम किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेंगे, मर जाएंगे लेकिन गुलामी और दासता को स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये निश्चय किया कि जिस ओर से भी हिटलर की सेनाएं हमारे देश में प्रवेश करेंगी, हम उसी ओर की तरफ का जो ये बांध है इसको तोड़ देंगे। हम सभी जानते हैं कि हम बह जाएंगे लेकिन साथ में हिटलर की सेनाएं भी बह जाएंगी और वो कभी इस देश पर अधिकार नहीं कर सकेगा, अपना साम्राज्य यहां स्थापित नहीं कर सकेगा। ऐसा मात्र 2 बार हुआ। 2 बार हिटलर की सेनाओं ने उस देश में घुसने का प्रयास किया और वहां के नागरिकों ने उसी दिशा के बांध को तोड़ दिया। पूरे शहर में पानी भर गया, खुद भी बह गए लोग, लेकिन उन्होंने हिटलर की सेनाओं को भी साथ में पानी के साथ में बहा दिया और वो नष्ट हो गई। सिर्फ 2 बार की इस घटना ने हिटलर को याद दिला दिया कि इस देश को जीतना संभव नहीं है। जिस देश के लोग अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वो उस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। और उस शक्ति के आगे हर शक्ति जो है वो फेल हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। जो जितना संगठित होगा वही विजय प्राप्त करने के अधिकारी होगा, वही विजय प्राप्त करेगा। हमारे देश में आज जो 4 प्रकार की मुख्य समस्याएं होती हैं, अज्ञान, अभाव, उनमें एक समस्या होती है असंगठन की। आज हमारे देश की सबसे बड़ी जो समस्या है, प्रमुख समस्या है, वो है असंगठन की। हमारा देश संगठित नहीं है और इसके लिए सिर्फ एक कारक नहीं, अनेकों कारक हैं जो जिम्मेदार हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले ये बात कही थी कि यदि इस पूरे देश को अखंडता के सूत्र में पिरोना है, इसको एक करना है, तो यहां पर सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि हम सभी के मत जो है, जो धर्म की परिभाषा हम करते हैं, वो हमारी जो मान्यता है वो एक होनी चाहिए। और आज देखिए लगभग इस भारतवर्ष में ही 3,500 से अधिक मतांतर इस देश में प्रचलित है। क्या कल्पना कर सकते हैं हमारा देश की कभी किसी एक सूत्र पर संगठित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और बिना संगठन के हमारा देश चाहे भले ही कितना भी बड़ा, विशाल भूभाग से, क्षेत्रफल से, जनसंख्या से और भी अनेकों दिशाओं में हम उसका आंकलन करके ये कहें कि हमारा देश बड़ा विशाल है, इस क्षेत्र में इस नंबर पर आता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कोई 25-30 देशों की सूची जारी हुई जिसमें भारतवर्ष को 4था स्थान प्राप्त हुआ। शायद वो जो विश्व की सर्वोच्च शक्तियां हैं, उन शक्तियों के आधार पर उसका निर्णय किया गया, जिसमें उससे आगे सिर्फ 3 ही लोग थे, 3 ही देश थे और 4थे नंबर पर भारतवर्ष का नाम था। लेकिन मैं उसको नहीं मानता कि ये हमारा देश की वास्तव में हमारे शक्ति और सामर्थ्य को आंकने का कोई आंकड़ा है। ये सिर्फ चंद ऐसे तथ्य और पहलू हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाते हैं जो वास्तव में हमारे देशभक्ति की भावना को नहीं बढ़ाते हैं, अपितु हमें यह प्रदर्शित करते हैं कि देखो हमारा देश ऐसा 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 है। और हम सिर्फ अपने उस झूठे आंकड़ों के प्रभाव में आकर के ही समझ लेते हैं कि हां, हमारा देश इस प्रकार से बड़ी तरक्की कर रहा है। किसी भी देश की प्रगति के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो यही है कि देश का युवा अपने राष्ट्र से कितना प्रेम करता है, किस प्रकार से वो अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता है। आज कोई भी व्यक्ति आईएएस, आरएएस तो बनना चाहेगा,
लेकिन उतनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में, उतने समर्पण के साथ में, अपने कार्यक्षेत्र के साथ में, अपने कार्य के साथ में वो निष्ठा और समर्पण नहीं दिखा पाएगा जितना वास्तव में उसे दिखाना चाहिए। हर एक सरकारी व्यक्ति शायद अपनी नौकरी करता है, लेकिन साथ में वो रिश्वत भी लेता है। वो ये नहीं देखता है कि जिस जनता की सेवा के लिए सरकार उसे पहले से ही वेतन दे रही है, हम उस वेतन के साथ साथ जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है, किसी भी मजबूरी से है, अपने कार्य को करवाने के लिए आया है और ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उस कार्य को करूंगा, लेकिन फिर भी उससे उस कार्य को करने के एवज में कुछ न कुछ चाहता है। येन केन प्रकारेण एक पूरा एसीबी का विभाग ही इसीलिए बनाया गया है कि लोग वहां पर शिकायत करें अपनी और इस प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करें। क्या आवश्यकता पड़ गई हमें इस प्रकार के एक विभाग की? क्यों हम अपने देश के लोगों में वो देशभक्ति की भावना नहीं भर सकते? क्यों हमारे स्वार्थ हमारे देश से ऊपर निकल जाते हैं? हमारा परिवार और हमारे बच्चे ही सबसे सर्वोपरि सर्वप्रथम हमारे लिए क्यों हो जाते हैं? आप देखिए, व्यक्ति यदि ये सोचता हो कि नहीं, देखिए मेरे पास बड़ा मकान है, मैं मेरे परिवार के लिए जितना मुझे चाहिए मैं उससे अधिक कमा लेता हूं, लेकिन इसके उपरांत भी वो तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक वो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए संगठित होकर के कार्य नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको बंगाल में देखने को मिलेंगे, जहां पर कुछ चंद हिंदू परिवार किसी एक विशेष मुस्लिम संप्रदाय से या इस प्रकार के जो अन्य मतांतर है उनसे घिर गए और उनको पहले तो परेशान किया गया कि वो यहां से छोड़ करके पलायन कर जाएं, चले जाएं। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उनके साथ में नाना प्रकार के अत्याचार किए, उनका शोषण किया और उन्हें मार काट करके भी वहां से भगा दिया गया। आप देखिए ये स्थिति क्यों पैदा हो जाती है। इस स्वतंत्र भारत में भी ऐसी स्थिति एक नहीं अनेकों प्रांतों में हमें देखने को मिली है। हम बहुत दूर इतिहास में नहीं जाएंगे तो शायद 30 वर्ष पहले भी 1990 में कश्मीर जैसे देश से, जो हमारे अखंड भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पर कई बार सेनाओं ने वहां पर अपनी विजय पताका फहराई है, लाहौर तक घुस करके हमने पड़ोसी देश को, जो हमारा एक तरीके से भाई भी कह लीजिए और दुश्मन भी कह लीजिए, क्योंकि वो हमेशा इस घात में रहता है कि किस प्रकार से हम इस भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर लेवे, यहाँ के लोगों का शोषण कर लेवे, यहाँ के संसाधनों को हड़प लें और ये इन प्रकार हमारा जो मत है, हमारा जो मजहब है, उसका हम प्रचार प्रसार कर लें। आप देखिए, हम अपने देश की अखंडता के लिए बहुत लंबे वर्षों से, लंबे काल से जो है जूझ रहे हैं। हमारे देश में वीरता की कहीं कोई कमी नहीं है। राजस्थान तो वीरों की ऐसी भूमि है जहां पर बच्चा बच्चा एक एक शेर की भांति अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे ऐसे यहां पर किस्से हैं, ऐसे ऐसे इतिहास के पन्ने हैं जिनको पलट करके जब देखते हैं तो हमारी आंखों से अश्रुधारा आ जाती है। इतनी वीरता और इतने बलिदानों की विशेष विरासत और थाती होते हुए भी हमारा देश संगठित होकर के लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता है। और जब होता है, जिन जिन परिस्थितियों में हुआ है, वो तब हुआ है जब हमारे देश पर बिल्कुल अब तो सर पर बात आ गई, जब पानी सिर से ऊंचा होने लगा, तब जरूर कुछ नायक यहां पर उत्पन्न हुए और उन्होंने पूरे संगठन को संगठित करके लोगों को एक छत्र, एक राज्य के तहत मानते हुए उन्होंने संघर्ष करने की प्रेरणा दिखाई है। हम देखते हैं कि हमारे देश में वीरता की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार के सहिष्णुतावादी हो गए हैं, हम इस प्रकार से कायर और भीरू हो गए हैं कि हम सिर्फ अपनी सुरक्षा अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सिर्फ ये कहने से सामाजिक प्राणी नहीं होता है। मनुष्य की सुरक्षा वो अकेला कभी नहीं कर सकता है। मैं अकेला अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा कभी नहीं कर सकता, लेकिन यदि मैं अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के थोड़ा सा भी प्रयास करता हूं, और ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रयास सभी लोग करते हैं, तो यकीन मानिए कि हम अपने राष्ट्र को ही नहीं, अपने परिवार को सुरक्षित करने में सक्षम हो पाएंगे। आज सबसे अधिक आवश्यकता यदि हमें है
तो इस देश प्रेम को, देशभक्ति को जगाने की आवश्यकता है। इस देश के साथ में हर एक युवा को, हर एक बालक को, हर एक बच्चे को जोड़ने की आवश्यकता है। जितना संगठन हम मजबूत कर पाएंगे, उतना ही हम अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में अपने देश के प्रति जो हमारा सच्चा कर्तव्य है उसका निर्वहन कर पाएंगे। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, हालांकि ये ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि हम इसमें और कितने नए लोगों को जोड़ रहे हैं। आध्यात्मिकता आप फैलाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सामाजिक दायित्व हैं वो भी हमारे सर्वोपरि हैं। उनसे भी हम दूर रह करके बहुत कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त किए हुए थे, लेकिन फिर भी जब जब वो भारत देश की दशा को देखते थे, गुलामी और दासता को देखते थे, यहाँ की जनता को, सामान्य जनता को जब देखते थे कि किस किस प्रकार से उसका अत्याचार और शोषण हो रहा है, पाखंडों में घिर करके ये मेरे देश के लोग किस प्रकार की दुख और दर्द को सह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती थी। वो सन्यासी रात रात जग करके, रो रो करके वो इस देश के कष्टों को दूर करने के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर गया। आज हमारा भी यही कर्तव्य है, इस गणतंत्र दिवस पर ही नहीं, ये हर वर्ष गणतंत्र दिवस आता है, हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस को मनाएं। तो क्यों मनाएं? सिर्फ इस उद्देश्य के लिए मनाएं कि हमने पिछले 73 वर्षों में या और उससे अधिक जो 700 वर्ष है या 7000 वर्ष है, उनमें हमने कितना खो दिया और कितना पा लिया। क्या हमारे देश को बस यही एक था कि हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त कर ली और हम स्वतंत्र हो गए, हमारा गणतंत्र स्थापित हो गया, हमारा संविधान स्थापित? अरे हमारा संविधान भी हमारा संविधान नहीं है। जिन लोगों ने ये संविधान बनाया, उन्होंने हमारे जो मूल संविधान जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, उसमें से कुछ चंद चीजों को ही ग्रहण किया है। सारे की सारा पैनल जो बैरिस्टरों का था, वो लंदन से बैरिस्टरी पढ़ करके आया था। भारतीय संस्कृति की छाप यदि वहां होती तो हमारे देश में इतने अत्याचार और इतने इस प्रकार की जो आज हम देखते हैं, जहां पर न्याय लोगों को सुलभ नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं। कहने के लिए कहिए कि हम साक्षरता के बहुत अच्छे प्रतिशत पर हैं, लेकिन वास्तव में वो साक्षरता क्या मायने रखती है? जहां अभावों से ग्रस्त व्यक्ति शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बड़ा अपने मतलब उसको अपनी जेब से, उसके पास इतने साधन नहीं है, उसके पास इतना धन नहीं है कि वो इच्छित जो उसकी शिक्षा है उसको प्राप्त कर सके। योग्यता को हमने आरक्षण के तहत कारागार में बंदी करके डाला हुआ है। कैसा कैसा हमारा ये देश है। इस देश में हम कहते तो हैं कि विविधता में एकता है, लेकिन आप देखिए विविधता में कभी भी एकता नहीं होती है। एकता होने के लिए एक जैसा मत और एक जैसा मंतव्य, एक जैसा विचार, एक जैसे स्वभाव, एक जैसी भाषा और एक जैसा वेशभूषा होनी चाहिए। एक व्यक्ति यदि मांस खाता है और एक शाकाहारी है, तो आप यकीन मानिए, चाहे वो सगे भाई ही क्यों ना हो, उनके विचार और उनकी भावनाएं कभी एक नहीं होंगी। एक होने के लिए एक होना पड़ता है। संगठित होने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। जातिवाद को तो मैंने छुआ ही नहीं है। प्रतिवर्ष जो चुनाव आते हैं, अभी देखिए आप उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हर गांव जातियों में बंट जाता है। चुनाव 5 वर्ष में एक बार आते हैं, सेंट्रल के 5 वर्ष में एक बार आते हैं, लेकिन वो जो 5 वर्षों में एक बार चुनाव आता है, उसकी व्यवस्था भी हमारे देश में बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि वो भी गांव को 2 भागों में बांट करके चली जाती है, 4 भागों में बांट करके चली जाती। आप देखिए किसी गांव में यदि किसी एक जाति के लोग ज्यादा हैं, तो उस जाति के भी, मान लीजिए ब्राह्मण ज्यादा है, तो ब्राह्मण के ही 2 उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से खड़े हो जाते हैं। आपस में रंजिश, लड़ाई, द्वेष, अहंकार टकराते हैं। इस देश में जहां हम विविधता की बातें करते हैं, विविधता हमारे देश के मौसम में हो, बहुत अच्छा लगता है, होनी चाहिए। ये इस भारतवर्ष को स्वर्ग भी इसीलिए कहा जाता है। लेकिन विविधता, यदि विविधता विचारों में है, यदि विविधता हमारे भाषा में है, हमारे मतों में है, हमारे धर्म में है, हमारे स्वभाव में है, हमारे विचारों में है, तो हम कभी एक नहीं है। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता जो है, वो संगठित होने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर भी हम यही संकल्प लें कि हम एक रहेंगे, एक बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और
जिस किसी भी प्रकार से हमारे इस देश की सेवा हम कर सकते हैं, हमारे अपने स्तर को हम बढ़ाएंगे, आत्मिक बल को हम बढ़ाएंगे कि हम अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने की स्थिति में हो। जिस दिन भी हम उस दिन की प्रतीक्षा भी न करें। बहुत सारे उदाहरण हम जापान के सुनते हैं कि क्यों वहां पर इतनी राष्ट्रभक्ति है। कुछ ऐसे उदाहरण भी सुने जाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वहां पर ऐसी घटनाएं भी देखता है कि ट्रेन में 2 छोटे बच्चे बैठ करके सीट को सिल रहे होते हैं। क्यों सिल रहे होते हैं? क्या फर्क पड़ता है उनको? उनको फर्क पड़ता है, हम जब अपने देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानेंगे तब हम सच्चे अर्थों में देशभक्त हैं। कल की ही घटना देखिए आप, बिहार में आरसीबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उससे असंतुष्ट विद्यार्थियों ने पूरी रेल को, उसके इंजन को आग के हवाले कर दिया, फूंक दिया। क्या ऐसे हमारे युवा इस देश की शक्ति होंगे? क्या वो देश के लिए समर्पित, कुछ भी समर्पण करने के लिए तैयार होंगे? नहीं। और इस सब के पीछे यदि कुछ मूल में है तो वो हमारी दूषित शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है। इसीलिए ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि वास्तव में हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, वो सर्वोत्तम है। और उस पद्धति को अपना करके ऐसा नहीं है कि इंजीनियर नहीं बना जा सकता, डॉक्टर नहीं बना जा सकता, लोग बनते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे इस मनोविज्ञान में जो बात अंग्रेजों की दास्तानें जो भर दी और पिछले 73 वर्षों में जो हमें ठूस ठूस करके बता दिया गया, पढ़ा दिया गया, जिस प्रकार से यंत्रवत हमें चला दिया गया, उस यंत्रवत जो विधि, जो ये साइकिल चल रही है, उस साइकिल से सिर्फ हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। कहने के लिए विचार बहुत हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर के ये संकल्प लेवें कि हम अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे सबके अपने जीवन है, लेकिन उन स्वार्थों से ऊपर उठ करके भी इस देश के लिए जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति हमारा भान होना चाहिए, हमारे अंदर भाव होने चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि इस भारतवर्ष को हमें उसी महान भारतवर्ष में स्थापित करना है, और उसके लिए जितना भी मेरा प्रयास हो सकता है वो मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। चाहे किसी भी प्रकार से कर सकूं, कैसा भी सहयोग कर सकूं, जितना भी कर सकूं उतना मैं करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी को पुनः 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं। समय शायद मैंने कुछ ज्यादा ले लिया, कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं हमारे इस देश के बारे में, जितना भी हम कहें उतना कम है। ये वास्तव में इस भूभाग ब्रह्मांड में सबसे सुंदरतम देश है, सबसे अच्छा और महान देश है। तो इस देश के लिए हमारे जो भाव हैं वो इस प्रकार के हों कि हम देश को भी किसी एक प्रायोरिटी पर, एक प्राथमिकता पर रखें और अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करें। यही इस गणतंत्र दिवस का मूल संदेश है। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश मैत्री जी का। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर उद्बोधन गणतंत्र दिवस पर उन्होंने दिया। उन्होंने आज का मुद्दा ज्वलंत